तो भाइयों, कल अरमान सारूकियन ने अंकित बैनपुरिया को रेसलिंग मैच में हरा दिया, ये हम सबको पता है। लेकिन इस रेसलिंग मैच के बाद इंडिया के अंदर अंकित बैनपुरिया की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। इंडिया के लोग, बाहर के लोग भी बहुत सारी बातें बना रहे हैं और सबका ऐसा कहना है कि अंकित की जब यहाँ पे प्रिपरेशन पूरी थी नहीं तो उन्होंने अरमान सारूकियन जैसे टॉप लाइट वेट कंटेंडर को क्यों चैलेंज कर दिया। बहुत सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पे करी जा रही है और इसके बाद अंकित बैनपुरिया ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है फाइट के बाद, अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन करते हुए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अंकित बैनपुरिया के स्टेटमेंट के बारे में, क्यों उन्होंने फाइट ली थी और क्या ये फाइट लेना सही था, गलत था, लोग यहाँ पे सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों, फाइटर ओवेस याकूब के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, इस महीने UFC 330 इवेंट होने वाला है जिसमें इस्लाम महाचेव और इयन गैरी के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट, और इस फाइट से लेके इस्लाम महाचेव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा कहना है कि वो इस फाइट के अंदर इयन गैरी को 3 राउंड्स के अंदर खत्म करने वाले, फिनिश कर देंगे वो इयन गैरी को इस फाइट के अंदर। तो एक बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन यहाँ पर इस्लाम महाचेव ने इस फाइट के बारे में दिए। तो सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंदर डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं अंकित भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया है। बेसिकली भाइयों, जैसे ही अंकित भाई ने यहाँ पे लॉस लिया अरमान सारूकियन के बाद, जो कि कहीं ना कहीं काफी हद तक लोगों को पता था, जो एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखते भाई उनको तो पता ही था कि यहाँ पर मैच मेकिंग, मिस मैच मेकिंग थी। अंकित भाई की स्किल बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी और कंपैरेटिवली उनके सामने अरमान था जिसकी स्किल्स तो भाई वो 10-15 साल से रेसलिंग ग्रैपलिंग कर रहा है, UFC का लाइट वेट कंटेंडर है। तो जो एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन है उनको पता है कि ये फाइट क्यों बनाई गई थी, ये लाइमलाइट के लिए फाइट बनाई गई थी, इन्फ्लुएंसर मैच मेकिंग थी बेसिकली। लेकिन ऑब्वियसली इस फाइट ने मेन स्ट्रीम लोगों को यहाँ पर केटर करा और मेन स्ट्रीम लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा आग बबूला हो गया कि भाई अंकित की प्रिपरेशन नहीं थी, वो क्यों गया फाइट करने, अरमान से सीधा फाइट करने क्यों ले लिया उसने, किसी लो लेवल फाइटर से पहले फाइट करता। और इस रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अंकित बैनपुरिया ने यह दिया है कि अंकित को यहाँ पर अरमान की फाइट ऑफर हुई और उन्होंने वो फाइट एक्सेप्ट करी। सिमिलरली अगर इसका कंपैरिजन हम किया जाए, अगर हम में से किसी को विराट कोहली या रोनाल्डो के साथ मैच खेलने का ऑफर दिया जाएगा तो हम बिल्कुल होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे। तो सिमिलर तरीके से अंकित को यहाँ पर अरमान के साथ परफॉर्म करने का मौका दिया गया और डेफिनेटली उसने एक्सेप्ट करा और ये चीज कहीं ना कहीं सही है भाइयों। अंकित बैनपुरिया को एक बार आप हटा दो, इंडिया के किसी भी रेसलर को जो भी रेसलिंग ग्रैपलिंग कर रहा है, अगर आज के टाइम पे ऑफर दिया जाए कि वो अरमान सारूकियन, हबीब नुरमागोमेडोव या कोई बड़े पॉपुलर रेसलिंग बेस्ड फाइटर से रेसलिंग करने जाएगा तो वो 100% फाइट एक्सेप्ट करेगा। रेसलिंग ऑफर मिलेगा तो उनके साथ वो ट्रेन रेसल करने जाएगा। इवन तो उनको पता होगा कि अरमान का लेवल बहुत तगड़ा है, लेकिन कोई भी रेसलर पहले से तो ये नहीं बोल देगा कि नहीं भाई ये अरमान है यार, इसके साथ नहीं करूंगा मैं रेसलिंग, मेरी रेसलिंग अभी वीक है, मैं अभी इसके साथ नहीं जा सकता। और जो दूसरी चीज यहाँ पर है भाइयों की, लोग ऐसे कह रहे थे कि अंकित की जगह हाइप FC किसी और को चांस दे सकती थी, कोई और अच्छे रेसलर को लेके आ सकती थी। तो ये चीज हो भाइयों, मैंने आप सबको अपने इंस्टाग्राम पे पहले भी एक्सप्लेन करा था। लोगों का यहाँ पर कहना है कि अंकित बैनपुरिया को ये फाइट इसलिए मिली क्योंकि उसके फॉलोअर्स थे, 8 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसलिए ये फाइट मिली। और लोगों की ये बात कहना बिल्कुल सही है, आप लोगों का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। अंकित भाई को ये फाइट उनके इतने बड़े इंस्टाग्राम फॉलोइंग के कारण मिला, उनकी पॉपुलैरिटी के कारण मिला। बट भाइयों, आप सबको ये चीज समझनी पड़ेगी, पुराने कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन है जो मेरा चैनल इस फाइट से पहले फॉलो करते थे, उनको ये चीज समझ में आती है, लेकिन जो नए लोग जुड़े उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स चल रहा है ये बेसिकली बिजनेस है, ये फाइट बिजनेस है। आज के टाइम पे कोई भी प्रमोटर ले लो, चाहे UFC, हाइप FC, MFN, कोई सा भी प्रमोटर उठा लो भाइयों, सारे प्रमोटर्स को इस टाइम पर चाहिए कि उनके पास पॉपुलर फाइटर्स निकल के आए, उनके पास हाइप वाले फाइटर्स निकल के आए जिनके पास अच्छी खासी ऑडियंस हो। और सारे प्रमोटर्स यहाँ पर ऐसे पॉपुलर फाइटर्स को फिलहाल के लिए ज्यादा फेवर कर रहे हैं। UFC में भी आज देखो, जो पॉपुलर फाइटर होगा वो कितने भी फाइट्स हार जाए उसको चांस पे चांस मिलता है, उसको टाइटल शॉट भी जल्दी मिल जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक फाइटर है जिसकी स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन उसके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, उसको उतना ज्यादा फेवर नहीं करती है UFC। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है भाइयों, मिडिल वेट डिवीजन के अंदर ही देख लो, नासरुद्दीन इमामोव को टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, बट क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड इतना ब्रैशी फाइटर है, एक पर्सनैलिटी कैरी करता है, काफी पॉपुलर भी है, उसके कारण उसने नासरुद्दीन इमामोव को स्किप करा और सीधा टाइटल शॉट ले लिया, चैंपियन भी बन गया। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। अब बहुत लोग बोलेंगे अरमान को क्यों
टाइटल शॉट नहीं मिल रहा, अरमान को टाइटल शॉट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इसलिए उसको टाइटल शॉट नहीं मिलता। और अरमान सारूकियन पिछले 1-1.5 साल से अपनी पर्सनालिटी पे उसने बहुत वर्क किया है और अभी उसके पास रिसेंट में पॉपुलैरिटी आई है, वरना 1-1.5 साल पहले अरमान सारूकियन को भी कोई नहीं जानता था। तो मेरा भाइयों यहाँ पर कहने का पॉइंट यही है कि प्रमोटर्स हमेशा उन्हीं लोगों को चूज करेंगे जिनके पास अच्छा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये फाइट बिजनेस है। हर प्रमोटर, हर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है, हाइप को भी प्रॉफिट कमाना था और इसमें कोई बुरी चीज भी नहीं है भाइयों। सब बिजनेस है, बिजनेस प्रॉफिट्स पे ही रन करता है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और पता है भाइयों क्या है, कि अंकित बैनपुरिया की ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पास इतने फॉलोअर्स है। उसकी क्या गलती है भाइयों? अंकित भाई के पास फॉलोअर है तो उनकी गलती थोड़ी है, ये तो हम एज अ ऑडियंस, हमारा फेलियर है कि हमारे जो इतने तगड़े रेसलर्स हैं, सुजीत कलकाल, संगीता फोगाट, इन सबको हम सपोर्ट नहीं करते। अब भाइयों जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अंकित बैनपुरिया इन्फ्लुएंसर था इसलिए उसको ये फाइट मिली, इन सबसे जाके एक चीज पूछना कि आज से 2 महीने पहले इंडिया का वन ऑफ द टॉप रेसलर सुजीत कलकाल इब्राहिमोव दागिस्तानी रेसलर को हरा के आया था। उस टाइम पे कितने लोगों ने उसके बारे में वीडियो बनाया, कितने लोगों ने उसको प्रमोट कराया, कितने लोगों ने उसकी फाइट देखी? किसी ने नहीं देखी। अभी लास्ट मंथ यहाँ पर बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट की फाइट हुई आरएएफ के अंदर, कितने लोगों ने उसके बारे में वीडियो बनाया, कितने लोगों ने फाइट देखी? किसी ने नहीं देखी भाइयों। हमने वीडियो कवर करा उसके बारे में, उस पर कोई व्यूज नहीं आए। सुजीत कलकाल के ऊपर जो वीडियो बनाई उस पर कोई ट्रैक्शन नहीं आया। तो लोग एक्चुअल में जब कोई रॉ टैलेंट जाता है उसको सपोर्ट करते नहीं है, फिर रोते हैं यहाँ पर कि मेन स्ट्रीम नहीं हो रहा, कॉम्बैट स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम नहीं हो रहा। और जब कोई मेन स्ट्रीम बंदा आके यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, अगर हार भी रहा है तो उसको सबसे पहले क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं कि भाई क्यों। एक टाइम पे कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैंस का मुझे समझ भी नहीं आता भाई, वो चाहते भी है कि स्पोर्ट्स ग्रो करे, मेन स्ट्रीम जाए, लेकिन जब स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम जाता है तो उतना ही क्रिटिसिज्म यहाँ पर डाला जाता है। अब सेम चीज भाई यहाँ पर हाइप एफसी का जो इवेंट था, इसकी कमेंट्री टीम को भी अलग से यहाँ पर ट्रोलिंग हो रही है। रचित जो स्ट्रीमर था वो यहाँ पर कमेंट्री कर रहा था और उसकी कमेंट्री को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। अब मैं सबसे पहले चीज बोल रहा हूँ, रचित ने ऑब्वियसली खराब कमेंट्री करी, उसको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी यहाँ पर फाइटिंग इवेंट का। और सीधा जिस बंदे ने कभी फाइट्स एक्चुअली देखी नहीं है, कभी स्पोर्टिंग को कवर नहीं करा है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स लेट अलोन, उसको एक इतने बड़े इवेंट के यहाँ पर कमेंट्री टीम में बिठा दिया, तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्लंडर था। और ये ब्लंडर इसलिए हो पाया भाइयों क्योंकि मुझे आर्मेनिया जाना था, मैं वहां पे कमेंट्री टीम का पार्ट रहने वाला था, बट मेरा वीजा ही क्लियर नहीं हुआ और लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे रचित ने स्टेप अप करा और उसने यहाँ पर कमेंट्री करी और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किस तरीके से क्या बोलना है, कौन से शॉट्स लैंड हो रहे हैं। इनफैक्ट उसको फाइट के रूल्स भी नहीं पता थे। बट देन अगेन भाइयों, रचित एक मेन स्ट्रीम बंदा है। यही सारे मेन स्ट्रीम बंदे तो जब कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर कवर करेंगे, ये अपनी वीडियोस वगैरह में डालेंगे, एमएमए को कवर करेंगे, तभी तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स नई ऑडियंस के बारे में पता चलेगा। वरना एक छोटे से ग्रुप के लोगों के बीच में आपस में ही हम डिस्कशंस करते रह जाएंगे। लेकिन जब ऐसे बंदे आते हैं, स्पोर्ट्स को थोड़ा मेन स्ट्रीम लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हम ही उनको सबसे ज्यादा हेट और ट्रोल कर देते हैं। सिमिलरली भाइयों, जिस तरीके की रचित की ट्रोलिंग हो रही है यहाँ पर कमेंट्री बुरी करने की, और उसने करी बुरी कमेंट्री करी, उसको नॉलेज ही नहीं थी, तो आप सोच रहे हो कि कोई भी मेन स्ट्रीम का जो स्ट्रीमर होगा वो हाथ डालना चाहेगा यहाँ पे वापस से? उसको देखेगा कि भाई इतनी ब्रूटल खतरनाक ट्रोलिंग हो रही है, रील्स बन रही है, मीम्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं भाइयों जब कोई मेन स्ट्रीम बंदा आता है। मैं भी अपनी लाइव स्ट्रीम्स पे जब किसी गेस्ट को लेके आता हूँ जो कि स्पोर्टिंग से नहीं होता है लेकिन उसकी बड़ी ऑडियंस होती है, तो आप सब उसको भर के ट्रोल करते हो, उसके बारे में उल्टा सीधा चैट में लिखने लग जाते हो, जो कि अपने आप में डिफेंड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाइयों पर्सनली मुझे नहीं लगता भाई कि इस एटीट्यूड से मेन स्ट्रीम हो पाएगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स, अगर हम इतना ज्यादा डिफेंसिव रहेंगे अपने स्पोर्ट को लेके, इस नीश को लेके, कि किसी भी मेन स्ट्रीम बंदे को एकदम पूरी तरीके से पेल रहे हैं उसकी बुरी परफॉर्मेंस को लेके या वो किसी चीज में गलतियां कर रहा है। तो हम एट द सेम टाइम ये नहीं कह सकते कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में और लोग जुड़ने चाहिए, लेकिन जब नए बंदे जुड़ रहे हैं तो उनको गलतियां करने का बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं। सीधा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम कवर करने आया तो उसको सब पता होगा भाई, जैब क्रॉस से लेके सारी टेक्निकल डिटेल्स पता होंगी। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडियन फाइटर ओवेस याकूब के बारे में। भाई ओवेस भाई ने बहुत तगड़ी विक्ट्री ली यहाँ पर बल्गेरिया के अंदर, फाइट उन्होंने जीती, ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन की लाइट वेट रैंकिंग्स में सीधा जंप कर गए। और अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि ओवेस भाई को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए। अब ओवेस भाई की फाइट के बारे में मैं देख रहा हूँ भाइयों, लोग ओवेस भाई को उतना सेलिब्रेट नहीं कर रहे जितना यहाँ पे लोग कंपैरिजन पे लग गए स्टार्टिंग से, कि अंशुल जुबली से कंपैरिजन हो रहा है, अंकित बैनपुरिया से कंपैरिजन हो रहा है, जबकि आपस में इन फाइटर्स के कोई भी एनिमोसिटी नहीं है, ये सारे भाई भाई रहते हैं। अंकित बैनपुरिया ने ओवेस याकूब को कांग्रेचुलेट करते हुए स्टोरी डाली, अंशुल जुबली ने ओवेस याकूब को कांग्रेचुलेट करा, लेकिन यहाँ पर लोग आपस
आपस में लड़ रहे हैं कि अंशुल को ये नहीं मिलना चाहिए था, अंकित की फाइट पे ज्यादा लोग चले गए, ओवेस भाई की फाइट को नहीं देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों, जिस चीज को सेल किया गया वो चीज पे लोग गए। ओवेस याकूब भाई की फाइट पे भी ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा लोग लाइव उस मैच को देख रहे थे। तो डेफिनेटली जिनको देखनी थी, जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड थे, वो गए, वो फाइट देख के आए। और जो फाइट नहीं देखते उनको सिर्फ झगड़ा करना या क्रिप करना है या उल्टा सीधा बोलना है, एक दूसरे के रिलीजन के बारे में कुछ भी करना है, ये सारी चीजें करने वाले इन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं। तो चाहे भाई ओवेस याकूब हो, अंकित बैनपुरिया हो, अंशुल जुबली हो, ये तीनों इंडिया के ही बंदे हैं, ये सारे फाइटर्स अपने ही हैं। इन तीनों में से कोई भी जीतता है तो उतनी ही ज्यादा खुशी होती है, और इनमें से कोई भी हारेगा, किसी का भी थोड़ा खराब फेस चलता है तो उतना ही ज्यादा बुरा भी लगता है। तो डेफिनेटली भाइयों सारे इंडियन फाइटर्स एक हैं, सबको इक्वल सपोर्ट करना चाहिए। आप सबकी चॉइस हो सकती है कि हाँ आपका कौन सा फेवरेट हो सकता है, कौन सा आपको ज्यादा पसंद हो सकता है, लेकिन भाइयों आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन करके या ऐसा मत सोचो कि कोई फाइटर को कम सपोर्ट किया जा रहा है, किसी को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। एटलीस्ट मेरे चैनल पे मैं खुद सारे फाइटर्स को बहुत इक्वल मानता हूं, सबको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, और मुझे लगता है कि एज अ फाइटर तो आप सबको सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये सारी फालतू की कंपैरिजंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब फाइटर्स खुद आपस में इतने अच्छे रिलेशंस रख रहे हैं, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो आप सब पता नहीं क्यों लड़ मर रहे हो कमेंट सेक्शन में, एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हो। आई डोंट थिंक भाई बिल्कुल भी सही चीज है। हर फाइटर भाई मेहनत कर रहा है, ओवेस भाई भी मेहनत कर रहे हैं, अंशुल भाई भी अपनी तरफ से लगे हुए होंगे, सारे फाइटर्स यहाँ पर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, सबकी अपनी जर्नीज होती है भाई। ओवेस भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने डिसिप्लिन में, अंशुल भाई अपनी चीजों में लगे हुए हैं, वो कमबैक करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली किसी को भी कंपेयर करना कि इस टाइम पे इसके इतने फॉलोअर थे, इसने इतनी विक्ट्रीज ले ली थी, इसने इतनी ली थी, ये बहुत ही ज्यादा पॉइंटलेस है, और अपने ही कंट्री के फाइटर्स के बीच में सारी चीजें करना उससे भी ज्यादा पॉइंटलेस है। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं भाइयों थोड़ा यूएफसी के बारे में, जो कि हमारा कोर कंटेंट है। अपने यूएफसी के अंदर एक बहुत बड़ी फाइट आने वाली है भाइयों, 16 अगस्त को यूएफसी 330 इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर इस्लाम महाचेव यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे नंबर 1 कंटेंडर इयन गैरी के अगेंस्ट, और ये इस्लाम के कैरियर की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट्स होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि इयन गैरी के पास कुछ स्किल्स हैं, वो ग्राउंड गेम डेवलप करके आया है, इन प्राइम फाइटर है। फर्स्ट टाइम लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम महाचेव फर्स्ट टाइम अपने कैरियर में अपने बराबर के फाइटर से, इन प्राइम फाइटर से, कोई ओल्ड फाइटर या छोटा फाइटर नहीं है, एक ऐसा फाइटर है जिसके पास हाइट रीच का एडवांटेज है उनके अगेंस्ट, साथ ही साथ वो अपने इन प्राइम में है, इस्लाम महाचेव से यंग है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इस्लाम को। अब इस्लाम महाचेव ने भाइयों इस फाइट के लिए बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन दिया। अब यूजुअली इस्लाम महाचेव का जो नेचर है, कभी भी ऐसे बोल्ड प्रेडिक्शंस वो देते नहीं है कि मैं इस राउंड में फिनिश करूंगा, ऐसा करूंगा। बहुत हम्बल नेचर रहता है उनका, और अपनी फाइट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं बताते हो। बट इस बार इस्लाम महाचेव ने स्टेटमेंट दिया है कि वो इयन गैरी को फिनिश करने वाले हैं 3 राउंड्स के अंदर, और उनका ऐसा कहना है ये फाइट डिसीजन तक नहीं जाएगी। अब ये इस्लाम ने माइंड गेम्स के लिए बोला है, इयन गैरी को ट्रोल करने के लिए बोला है, उसकी जो मेंटल गेम है, उसका जो माइंड स्पेस है, उसको हिलाने के लिए बोला है, या सच में वो बिलीव करते हैं कि वो इयन गैरी को फिनिश कर सकते हैं 3 राउंड्स के अंदर? ये अपने आप में ही देखने वाली चीज होगी। पर्सनली भाइयों मेरा ओपिनियन आप मानना चाहोगे, मुझे ऐसा लगता है भाइयों कि ये फाइट यहाँ पर जैक डेला मैडलिना जैसी फाइट नहीं जाने वाली है। जिस तरीके से जैक डेला मैडलिना हेल्पलेस था फाइट के अंदर, वो वापस अपने आप को स्टैंड अप कर ही नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, उस तरीके की ये फाइट नहीं जा पाएगी, क्योंकि जैक डेला मैडलिना कोई भी यहाँ पर एफर्ट ही नहीं डाला, तो वो कंफर्टेबल था, वो उसी में ही कंटेंट था, उसी पोजीशन में। बट इयन गैरी क्योंकि एक बहुत वाइल्ड टाइप ऑफ फाइटर है, उसने ग्राउंड गेम पे यहाँ पर वर्क भी करा है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है इस फाइट के अंदर, तो वो रिस्क भी लेगा, वो हाफ गार्ड से ट्रांजिशन करने का ट्राई करेगा, वो अपने पूरे गार्ड में कंटेंट नहीं रहेगा पोजीशंस में, वो सामने से ग्राउंड पे अटैक्स भी करने का, सबमिशंस वगैरह थ्रो करने का ट्राई करेगा, और उस पॉइंट पे भाइयों इस्लाम महाचेव उसको कैच कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम की ग्रैपलिंग ऑब्वियसली एनी डे इयन गैरी से बेटर होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन सबमिशन अटैक्स करने के चक्कर में वो स्प्रॉल कर जाए, चेन रेसलिंग करके वापस खड़ा हो जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं इस फाइट के अंदर। तो मैं कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये फाइट जेडीएम जैसी फाइट नहीं होने वाली। बाकी भाइयों इस्लाम ने ये भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फाइट जो इयन गैरी के साथ अगस्त में होने वाली है इस्लाम महाचेव की, ये उनकी यूएफसी के अंदर लास्ट फाइट होगी, बट इस्लाम महाचेव ने कंफर्म करा है कि वो इयन गैरी को 3 राउंड्स के अंदर हराने वाले हैं, और उनकी जो विन स्ट्रीक है, अगर इस्लाम महाचेव इयन गैरी को हराते हैं तो वो यूएफसी के अंदर सबसे बड़ी एक्टिव विन स्ट्रीक का रिकॉर्ड बना देंगे। एंडरसन सिल्वा की 16 फाइट की विन स्ट्रीक को उन्होंने अभी टाई कर रखा है। इयन गैरी
भाई को हरा के वो 17 पे पहुंच जाएंगे। और इस्लाम ने ये कंफर्म करा है कि वो अपनी विन स्ट्रीक को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब और भी मल्टीपल फाइट्स उनकी यूएफसी में होने वाली है। और पर्सनली भाई ये न्यूज सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यार इस्लाम महाचेव भी अगर इस टाइम पे रिटायर कर जाएगा, लेजिट हम सबको बहुत ज्यादा याद आने वाली है इस फाइटर की। अभी आप सबको भले लग रहा होगा, को पसंद आ रहा होगा, नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन डाउन द लाइन जब हम 5 साल 6 साल 10 साल बाद देखेंगे, आज के टाइम पे हम जैसे पुराने फाइटर्स को याद करते हैं, रैंडी कटोर, ब्रॉक लेसनर, सिमिलर तरीके से हम इस्लाम महाचेव ऐसे फाइटर्स को रिमेंबर करने वाले हैं, क्योंकि इस लेवल की इसने रेसलिंग प्राउएस, डोमिनेशन ऑक्टागन के अंदर दिखाई है। ये लेजेंडरी फाइटर है भाई, और इसकी फाइटिंग कैरियर के टाइम पे हम वीडियोस बना पाए, हम यूएफसी को एंजॉय कर पाए, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज मानता हूं मैं। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।